हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपक यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा एक फर्स्ट लेक्चर है जनरल साइंस का। तो देखिएगा, इसका सबसे पहले अपन लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाते हैं। आपका केमिस्ट्री का एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, पीरियोडिक टेबल एंड मेटल एंड मेटेलॉइड, ये जो 3 चैप्टर है आपके, ये लगभग 50 to 60% पार्ट कवर अप कर देते हैं, स्पेशली एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो इसे बहुत अच्छी तरीके से करना, ठीक है। मैं कंप्लीट डिटेल में आपको पूरा कंप्लीट जितना भी हो सकता है उतना मैं करवाऊंगा। पूरा पढ़ना, अच्छी तरीके से करना, ठीक है। डीप, बहुत ज़्यादा डीपली तक जाएंगे अपन लोग, घबराना मत बिल्कुल। एक एक चीज़ बेसिक से कंप्लीटली करना आप सभी लोग, ठीक है। अपन लोग सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। पीरियोडिक टेबल में अब देखिए अपने पास होते हैं लगभग 118 तत्व है अपने पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होने के कारण उनको कैसे न कैसे तो अपन लोगों को अरेंज करना होगा। यदि एक ही तत्व को अपन लोग रख देंगे अलग अलग ग्रुप के अंदर, कैसे डिफाइन कर पाएंगे। उनके कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, डेंसिटी अलग होती है, रेडियस अलग होती है, तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो इस वजह से अपन लोगों ने एक अच्छा शॉर्टकट मेथड निकाला इसको अरेंज करने के लिए। क्या हो सकता है ये, देखो इसकी डेफिनेशन हो सकती है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए टेबल इज नाउन पीरियोडिक टेबल। यानी तत्वों को एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करना ही आवर्त सारणी होता है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला प्रयास अपने बहुत ही तगड़े साइंटिस्ट हुए हैं, कौन से, डोब्राइनर। 18वीं सदी में इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया, उसका नाम था डोब्राइनर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि लेना चाहो, यदि आप लोग लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। देखते हैं अपन लोग फर्स्ट एफर्ट किसने लगाया था, यानी प्रथम प्रयास किसने किया पीरियोडिक टेबल को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। प्रथम प्रयास यानी फर्स्ट एफर्ट किसने किया। फर्स्ट एफर्ट हमारे साइंटिस्ट हुए, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, कौन, डोब्राइनर। डोब्राइनर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने कौन सा नियम दिया था, ये नियम की सन और पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना 18वीं सदी के 1817 में, 1817 में ये सबसे पहले एफर्ट किया गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप सभी लोग। इन्होंने दिया रूल कौन सा, लॉ ऑफ ट्रायड। लॉ ऑफ ट्रायड यानी हिंदी में बोले तो इसे बोलेंगे अपन लोग त्रिक का नियम, ठीक है जी, त्रिक का नियम। इन्होंने तीन ऐसे तत्व लिए जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान थे। क्या थे, भौतिक एवं रासायनिक गुण जिनके समान थे। रासायनिक गुण समान थे, यानी इंग्लिश मीडियम में देखो तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर इक्वल इन ट्रायड, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे अपन लोग देखते हैं लॉ ऑफ ट्रायड किस बेस पे इन लोगों ने इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इस नियम के अंदर इन्होंने कहा, डोब्राइनर ने कहा कि दूसरे तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का आधा होता है, यानी XM प्लस ZM डिवाइड बाई 2। पहले दूसरे तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का आधा होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप सभी लोग,
ठीक है। इन्होंने टोटल एक चीज का ध्यान रखना, टोटल कितने टायर दिए थे, इन्होंने 5 त्रिक दिए थे, 5 त्रिक यानी 5 ट्रायड। ठीक है, मैं ट्रायड आपको लिखवाने जा रहा हूँ, जिनमें से 5 में से एक चीज मैं बता देता हूँ, 5 में से 4 ट्रायड इनके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे एंड एक ट्रायड फेल हो गया, उसी वजह से इनको कर दिया बाहर। ठीक है, अपन लोग ट्रायड देखते हैं कौन कौन से थे। ट्रायड बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एटॉमिक मास यानी परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार क्या होता है, ये वैसे चैप्टर परमाणु भार अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आएगा उसमें पढ़ेंगे अपन लोग परमाणु भार क्या होता है। देखिए, ये होता है अपने पास न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर एक और कक्ष होता है, यदि कक्ष होता है तो उसे बोलते हैं क्या, ये होता है अपने पास ऑर्बिट। और ऑर्बिट में लगाते हैं अपने पास कौन से, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, और एटॉमिक मास होता है जिसके अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन। यानी परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों का एडिशन ही क्या होता है, परमाणु भार होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप सभी लोग। ठीक है, अपन लोग देख लेते हैं अब ट्रायड के बारे में, ट्रायड कौन कौन से थे। देखो, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। इनका जो फर्स्ट ट्रायड था अपना आवर्त सारणी का पहले ग्रुप में से कौन सा था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि पहले दूसरे तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का आधा होता है। यानी इन्होंने इनका क्या निकाला, परमाणु भार कितना होता है। जैसे लिथियम का परमाणु भार मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को आगे। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है अपने पास 7, एंड पोटेशियम का कितना होता है अपने पास 39। ठीक है, 39 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको एडिशन करेंगे टोटल तो कितना आएगा, परमाणु भार 46 डिवाइड बाई 2 कितना है इसका एडिशन। ठीक है, पहला ट्रायड दिया जब तक तो इन्होंने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि चलो ठीक है भाई, इसका परमाणु भार ठीक आ रहा है। सेकंड जो आता है अपने पास, सेकंड ट्रायड था इनका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, यहाँ भी ठीक था इनका। और थर्ड आया हमारा इनके पास कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन उसके बाद आयोडीन। ठीक है, ये भी ठीक था इनका। और आगे आया अपने पास फोर्थ ट्रायड आया सल्फर, सेलेनियम और टी यानी टेलुरियम। ठीक है, ये चारों इसके सबसे सक्सेसफुल ट्रायड थे, चारों इसके सबसे सक्सेसफुल ट्रायड थे। मैं इनका रीजन बताऊंगा क्यों थे सक्सेसफुल। और इसके बाद आया 5वें नंबर पे नीलम यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। ठीक है, 5वां ट्रायड आ गया अपने पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। 4 सक्सेसफुल थे। इसका रीजन सुन लीजिए आप सभी लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसके बाद रीजन बताने वाला हूँ आपको। अब देखिए, रीजन इसलिए था क्योंकि ये चारों की चारों, सोडियम, स्ट्रोंशियम, ब्रोमीन एंड सेलेनियम, चारों की चारों थी क्या अपने पास, मेटल यानी धातु थी, यानी अपना इलेक्ट्रॉन ये दान कर सकती थी, इलेक्ट्रॉन दान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दान कर सकती थी, मेटल होती है, मेटल प्रवृत्ति होती है अपना इलेक्ट्रॉन दान करने की। और थर्ड जो पॉइंट था, ये सभी क्या थे,
इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके समान थे। भौतिक व रासायनिक गुण समान थे, ठीक है, इक्वल थे, ठीक है। और ये चारों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के अच्छे चालक थे, विद्युत के अच्छे चालक थे, ठीक है। ये हो गए कंप्लीट पांचों के पांचों ट्राइड। ये ध्यान रखना एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि सबसे सक्सेसफुल ट्राइड कौन सा था, ये था, ध्यान रखना इसका, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम वाला। एंड सब फेल कौन सा था, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक वाला। इस चीज़ का ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन लोग। देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब तक डॉक्टर अपना ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यानी इनको व्यवस्थित कर रहे थे, तब तक टोटल एलिमेंट की खोज कितनी हो चुकी थी, टोटल एलिमेंट कितने आ चुके थे, टोटल एलिमेंट थे तब तक 21 तत्वों की खोज हो चुकी थी, ठीक है। अब इसके आगे आए अपने बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश साइंटिस्ट ब्रिटेन के थे, जो कि देखते हैं आप सभी लोग एक बार नोट्स बनाते रहे और आराम से देखो और लिखो। अब देखिए सेकंड जो साइंटिस्ट हुए हैं अपने पास, अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटेन के थे। लगभग 1856 ईस्वी के आसपास इन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं अपन लोग ऑक्टेट का सिद्धांत यानी अष्टक का नियम। कौन सा था, अष्टक सिद्धांत भी बोलते हैं इसे, अष्टक थ्योरी या फिर सिद्धांत। आप सभी ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है। इसे ऑक्टेव कहते हैं, ऑक्टेट। इन्होंने ये कहा कि पहले तत्व की पुनरावृत्ति 8वें तत्व के समान, पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के समान होंगे, यानी इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होंगे। यानी पहले से लेकर 7वीं तक तो लगभग इक्वल दिन चलेंगे, और उसके बाद 8वां तत्व पहले तत्व के समान ही होगा, ठीक है। और कौन कौन से तत्व थे, इन्होंने कहाँ पे जाके रूल फेल हुआ मैं आगे बताऊंगा आपको। टोटल एलिमेंट थे इनके पास कितने, जब तक डिस्कवर हो चुके थे, कितने, 56, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट था कौन सा, हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन एंड लास्ट एलिमेंट था कौन सा, थोरियम। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना आप सभी लोग। जब ऑक्टेट की अलेक्जेंडर न्यूलैंड के फर्स्ट तत्व कौन सा था, उसमें हाइड्रोजन एंड लास्ट तत्व थोरियम। इस चीज का ध्यान रखना आप सभी लोग। अब मैं आप सभी को करवा देता हूँ कि कौन कौन से तत्व थे। टोटल इन्होंने लगभग 20 एलिमेंट तक ही लागू था ये, इसके बाद ये फेल हो जाता है। टोटल एक चीज 20 तत्वों तक ही लागू था ये वाला नियम। मैं बता ही देता हूँ आप सभी को, ठीक है। एग्जाम में तो आएगा नहीं लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। शुरुआत हुई इनकी सबसे पहले किसके साथ, लिथियम के साथ, लिथियम, देन क्योंकि हाइड्रोजन एंड हीलियम के ऊपर ये ध्यान नहीं दे रहे थे, लिथियम, फिर उसके बाद में आई बेरिलियम, देन उसके बाद आया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन उसके बाद आया, फ्लोरीन के बाद में आया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, फिर सल्फर, देन उसके बाद आया क्लोरीन, ठीक है। देन इसके बाद कौन सा आया, पोटेशियम, और उसके बाद आ जाता है 20 पे कितना, कैल्शियम। इसी को देखते हुए आप लोग एटम नंबर भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, एंड बेरिलियम का कितना होता है 4, बोरोन का कितना 5, कार्बन का 6, 7, 8 ऑक्सीजन का, एंड 9 किसका होता है, फ्लोरीन का। देन उसके बाद 10 पे नियोन आता है, तो उस पर ध्यान मत देना आप सभी लोग, मैं आगे याद कराऊंगा आप सभी लोगों को, ठीक है। सोडियम कितने पे आता है 11 पे, एंड मैग्नीशियम कितने पे आता है 12 पे, एंड एल्यूमिनियम कितने पे आता है 13 पे, सिलिकॉन कितने पे आता है 14 पे, ये कितने पे आता है 15 पे, सल्फर 16 पे, क्लोरीन 17 पे, देन पोटेशियम आता है अपने पास 19 पे, और कैल्शियम आता है 20 पे, ठीक है। ये कहते हैं कि इस वाले तत्व की गुण किसके समान होंगे, सोडियम के समान, ठीक है, बात तो सही है।
लेकिन आगे ये वाला तत्व 20 एलिमेंट के बाद ये तत्व फेल हो जाता है, ये नियम फेल्ड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बीच में आ जाते हैं आप सभी लोग, मैं पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा, बीच में इसके बाद आ जाते हैं अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट। आगे मैं बताऊंगा किस वजह से फेल हुआ। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट की वजह से ही फेल होता है ये वाला नियम। ठीक है, आगे देखते हैं अपन लोग थर्ड एफर्ट देखेंगे। थर्ड एफर्ट किसका था? थर्ड एफर्ट आगे जो थर्ड एफर्ट लगाया एक रशियन साइंटिस्ट हुए हैं मेंडलिक, और यहीं से शुरुआत होती है असली पीरियोडिक टेबल की। एक सिस्टेमेटिक तरीके से इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, ध्यान रखना आप सभी लोग, रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण एक निरंतर आवर्त के बाद दोहराना शुरू हो जाते हैं, यानी एक फिक्स गैप के बाद में दोबारा से वो रिटेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, इन्होंने इसके लिए टोटल 8 वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची। ठीक है, मैं कल अगली क्लास में मैं जैसे ही आपको पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट लाइन में ऐसे करके सारा सब कुछ बताऊंगा। तो वर्टिकल लाइन खींची कितनी? 8। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने इस वाले पीरियड्स में क्या कहा? इन्होंने क्षैतिज रेखाएं टोटल कितनी खींची? 7। तो आगे इन सभी तत्वों को इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट जो तत्व था, जब ये एक्सपेरिमेंट करे थे, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? फर्स्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग। और सेकंड जो एलिमेंट था कौन सा था? सेकंड एलिमेंट यूरेनियम। ये हाइड्रोजन था फर्स्ट, और ये था 63 वाला तत्व। ठीक है, आप सभी लोग आगे देखते हैं। अपन लोगों ने इनका अजम्पशन इतना तगड़ा था कि इन्होंने सबसे पहले कि तत्वों के लिए कि बीच बीच में कौन कौन से तत्व आएंगे उनके लिए पहले ही जगह छोड़ दी। तो अपन लोग देखते हैं कौन कौन से 4 तत्वों के लिए मेनली इन्होंने जगह छोड़ी थी। मैं बताता हूँ कौन कौन से तत्व है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट करो। अब देखो, अपन लोग देखते हैं इनके अजम्पशन कितने तगड़े तगड़े थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जगह छोड़ दी किसके लिए? बोरोन के लिए, स्कैंडियम के लिए। स्कैंडियम के लिए यदि जगह छोड़ी तो उसे कहा गया क्या? एका बोरोन। कौन से वाले ग्रुप में आता है? थर्ड ग्रुप में आता है ये। ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसके लिए जगह छोड़ी थी इन्होंने। और आगे कौन सा है? एका सिलिकॉन, जिसे क्या कहा गया है? जर्मेनियम। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम से पूछे जाते हैं ये। और आगे जो एका एल्यूमिनियम कहा गया है, किसको? गैलियम को कहा गया। एंड उसके बाद एका मैग्नीशियम किसको कहा गया? टेक्नीशियम को। उनके लिए जगह छोड़ दी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसकी आगे देखते हैं अपन लोग ड्रॉबैक कौन कौन से थे, यानी कमियां कौन कौन सी थी। इन्होंने सबसे पहले देखो, इधर ही देख लो, सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया? एटॉमिक मास के आधार पर पीरियोडिक टेबल को व्यवस्थित नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने व्यवस्थित कर दिया। परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित नहीं करना चाहिए था। आगे पढ़ेंगे अपन लोग परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित न करने का तरीका, क्या नुकसान उठाने पड़े इनको। आगे देखते हैं अपन लोग एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक लेफ्ट टू राइट जाएंगे या फिर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाता है। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक बहुत तगड़ा था, क्या? जैसे कोबाल्ट होता है अपने पास, कोबाल्ट एटम नंबर 29 कोबाल्ट, और एक होता है अपने पास निकिल। कौन सा? निकिल, एटम नंबर 28। तो इसका जो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर कितना? 58.9 होता है। लेकिन जैसे ही अपन लोगों इन्होंने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाओ या फिर टॉप टू बॉटम जाओ तो एटॉमिक नंबर बढ़ना चाहिए, एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मास इसका कितना आ गया? 58.7। यहीं पे फंस गया ये। ठीक है,
सेकंड जो वो क्या है अपने पास ओस्मियम, ओस्मियम मैं सिंबल ही लिख देता हूँ, ओस्मियम एंड इरिडियम। ओस्मियम और इरिडियम का जो परमाणु भार, जैसे ओस्मियम का परमाणु भार कितना है 194, लेकिन इसका इरिडियम का इससे पहले आता है, इसका कितना आ गया 192, यहाँ भी फंस गए। सेकंड जो चीज थी इन्होंने, सेकंड जो चीज बताई इन्होंने कौन सी, ये आइसोटोप्स के अस्तित्व को नहीं समझा पाए। आइसोटोप्स क्या होते हैं मैं आपको पीरियोडिक टेबल उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स यानी समस्थानिक, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन समान होते हैं, और यदि उसका परमाणु भार अलग हो, परमाणु भार अलग हो, ये होते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अब देखो अपने पास आइसोटोप्स होते हैं, जैसे अपन लोग डिनोट करते हैं, जैसे अपने पास कोई भी एलिमेंट है x, ठीक है, ये तो होता है अपने पास क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, और ये होता है अपने पास एटॉमिक मास, इस तरह से डिनोट किया जाता है इसे। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, क्या हुआ आगे, तो परमाणु भार इनके अलग अलग होते हैं। जैसे अपने पास आइसोटोप्स होते हैं, ये जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है 1h1 जिसे बोलते हैं प्रोटियम, एंड 1s2 एंड 1s3 ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब इनके परमाणु भार के रूप में अरेंज करोगे तो कहाँ पे रखोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तीनों के परमाणु भार अलग अलग है। ठीक है, और अपने पास एक और एलिमेंट होता है जैसे कार्बन। कार्बन किन फॉर्म में पाया जाता है, एक तो अपने पास इसके होते हैं तीन होते हैं अपने पास, क्या तीन समस्थानिक होते हैं, C6 एंड C12 एंड C14 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और पोलोनियम जो होता है, पोलोनियम मैं बताऊंगा पोलोनियम कहाँ पे आता है पीरियोडिक टेबल में, कल का लेक्चर आप लोग जरूर देखना। पोलोनियम आता है अपने पास कितना 27, इसके टोटल समस्थानिक होते हैं। तो कैसे अरेंज करोगे, कहाँ पे रखोगे, तो यदि इनको भी इंक्लूड कर लिया तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी। और एक होता है यूरेनियम के अपने पास दो समस्थानिक होते हैं, U234 एंड U238। तो कैसे अरेंज करोगे, एक ही वर्ग में कैसे रखोगे, इस वजह से इनको फेल कर दिया गया है। ठीक है, सेकंड सबसे तगड़ी आई इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं कंप्लीट आपको करवाने वाला हूँ। इसके लिए मैथ का भी मैं लगाऊंगा आपके लिए क्लासेस, एंड मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, रीजनिंग सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा यदि आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं अपन लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी, सेकंड जो चीज है इनका, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं अपन लोग एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 1913 के अंदर इसे सबसे पहले प्रपोज की गई, एंड ये दी गई किसके द्वारा, हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी लोग, पूछा जाता है हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इसे कहा गया दीर्घाकार रूप आवर्त सारणी का। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इन्होंने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, कि तत्वों की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है यानी भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके ऊपर निर्भर करते हैं, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु किसके ऊपर, परमाणु संख्या के ऊपर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने टोटल 18 ग्रुप बनाए और 7 आवर्त बना दिए। ठीक है, और सारी की सारी जो पीरियोडिक टेबल है इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आगे इन्होंने कुल ज्ञात तत्व कितने थे 118, जिनमें से प्राकृतिक जो तत्व है कितने 92, एंड कृत्रिम रूप से जो तत्व है कितना 26। और ओल्ड वाली एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा हुआ है कि टोटल जो प्राकृतिक तत्व है 98, और ये कितना 20 कृत्रिम रूप से हैं। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, यही ध्यान रखना, रियलिस्टिक ये है 92, तो कितने होते हैं प्राकृतिक, और कृत्रिम कितने होते हैं 26। ये ध्यान रखना आप सभी लोग, ओल्ड एनसीईआरटी में वो गलत दे रखा है।
ठीक है, अपन लोग देख लेते हैं अब एस ब्लॉक से। देखिए आगे है अपने पास एस ब्लॉक। देखो अपन लोग व्यवस्थित करेंगे पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कुछ इस फॉर्म के अंदर व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्म होगा अपने पास, जहाँ पे लेफ्ट साइड में अपन लोग लिखेंगे कौन से वाले तत्व, एस ब्लॉक वाले तत्व। ठीक है, एस ब्लॉक वाले तत्व। एंड इधर लिखेंगे अपन लोग बीच में कौन कौन से, डी ब्लॉक वाले तत्व, डी ब्लॉक। एंड यहाँ पे होंगे अपने पास पी ब्लॉक वाले तत्व। ठीक है, तो फिर एफ ब्लॉक वाले तत्व कहाँ पे आएंगे, एफ ब्लॉक वाले तत्व अपन लोग लिखेंगे नीचे यहाँ पर से। ठीक है, अरेंजमेंट में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे क्या अरेंज करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इधर देख लेते हैं अपन लोग एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक तत्व इसके अंदर टोटल होते हैं कितने, 13 तत्व। यदि हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन एक आवर्त तत्व है, यदि हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो टोटल सारी की सारी ये क्या होती है, धातु होती है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल यानी अधातु होती है। ठीक है, पी ब्लॉक में अपन लोग देखते हैं, पी ब्लॉक में कुल तत्व है अपने पास कितने, 37 तत्व। ठीक है, ये इधर लिख दिया, 37 टोटल तत्व है। और ग्रुप नंबर कितने में अपन लोग इंक्लूड करते हैं, ये 13 to 18 से, 13 to